Hello everyone, welcome to Gate Notebook and this is Neetu Rani and today we are going to discuss revision of teaching aptitude in NTA UGC NET paper 1. So teaching aptitude के क्या important concepts हैं वो सभी कुछ हम केवल एक ही घंटे में कवर करने वाले हैं, मतलब कि रिवीजन होगा आपका यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड का। आप सभी जानते होंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है जिसको कंप्लीट करना कभी कभी ऐसा होता है कि इम्पॉसिबल हो जाता है, बट यहाँ पर मैं उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ और उन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ टीचिंग एप्टीट्यूड को 1 आवर में आप सभी के सामने रिप्रेजेंट करने वाली हूँ ताकि आप सारे के सारे पॉइंट्स कंसेप्ट सभी कुछ रिकॉल कर सकें। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। टीचिंग एप्टीट्यूड को इंट्रोड्यूस करें तो इसके अंदर 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो क्या है कि टीचिंग एप्टीट्यूड एक बहुत ही एसेंशियल टूल है अगर हम टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब कि एक टीचर के अंदर क्या स्किल्स होने चाहिए, क्या खूबियाँ होनी चाहिए ताकि वो अपने लर्नर तक अपने पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे कर सके इन अ क्लियर वे। तभी वो लर्नर उस टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझेगा और अपने रियल लाइफ में उन कंसेप्ट्स को अप्लाई करेगा। दिस इज कॉल्ड टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचर के असेसमेंट के ऊपर ये पूरी तरीके से बेस करता है, राइट? एंड दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज टीचिंग एप्टीट्यूड इज एन एसेंशियल टूल फॉर द असेसमेंट ऑफ टीचर्स. It is a mode of evaluating the performance of individual who wish to pursue the profession of teaching. जैसे कि टीचर की बात करें, प्रोफेसर की बात करें, लेक्चरर की बात करें, एडुकेटर की बात करें, ये सभी के सभी का प्रोफेशन क्या है? टीचिंग प्रोवाइड करना, है ना? तो वो टीचर जो आपको एजुकेट कर रहा है, द पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, राइट? तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो कितना निपुण है, कितना परफेक्ट है अपने टीचिंग में, कितने स्किल्स है उसके पास, वो सभी के सभी चीज़ों को इवेलुएट हम करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, उनकी परफॉर्मेंस को। तो ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ये जो मेथड है इवेलुएट करने का रेफर्स टू द नेसेसरी क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर। अब आप किसी की भी परफॉर्मेंस को कैसे जज कर सकते हो? उसकी क्वालिटीज़ के हिसाब से। अगर टीचर कोई बनता है तो टीचर के बनने के कई सारे क्वालिटीज़ होते हैं, अगर वो उसको फुलफिल कर पाता है देन ओनली वी कैन इवेलुएट एंड लास्ट में रिजल्ट निकल के आता है कि ही इज़ अ परफेक्ट और आइडियल टीचर। तो ये प्रोसेस उनकी क्वालिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द फेजेस ऑफ टीचिंग? टीचिंग के 3 फेजेस होते हैं, प्री एक्टिव फेज, इंटर एक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। अब ये तीनों चीज़ें हैं क्या, मैं भी आपको यहाँ पर बता देती हूँ क्लियरली, बहुत शॉर्ट में, फिर आपको इसका डेफिनेशन में मिल जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में। प्री एक्टिव फेजेस ऑफ टीचिंग मतलब पढ़ाने की फेजेस, ठीक है? टीचर जब टीच करता है, टीच करने के पहले का फेज कहलाता है प्री एक्टिव फेज, राइट? मतलब एक्टिव मतलब यहाँ पर एक्टिव को आप टीचिंग से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है? एक्टिव मतलब एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब जो टीचर एक्टिविटी परफॉर्म करेगा अपने लर्नर्स को किसी भी एक यूनिट चैप्टर को पढ़ाने के लिए। तो उससे पहले जो प्लानिंग वाला फेज होता है उसको हम कहते हैं प्री एक्टिव, कि मैं क्लास में एंटर करने के बाद अपने लर्नर्स को क्या पढ़ाऊंगी, किस तरीके से पढ़ाऊंगी। देन इंटर एक्टिव फेज मतलब जब टीचर टीचिंग करवा रहा होता है, ड्यूरिंग टीचिंग, जब वो टीचिंग करवा रहा है, मतलब क्लास में एंटर कर चुका है वो और अपने लर्नर को जो पढ़ा रहा है, दैट फेज इज कॉल्ड इंटर एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज क्या होगा? जब टीचर पढ़ा ले, पढ़ाने के बाद का फेज इज कॉल्ड पोस्ट एक्टिव फेज। अब आप आगे यहाँ पर देख सकते हैं, प्री एक्टिव मतलब प्लानिंग करवाना, मतलब एंट्री करने से पहले क्लासरूम में। इंटरएक्टिव मतलब जब वो एक्चुअली टीचिंग कर रहा है ड्यूरिंग टीचिंग फेज, ठीक है? और उस टाइम पे जो भी उसने प्लान किया था उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, राइट? लाइक मैं ही आपको बताऊं कि मैंने इस लेक्चर को डालने से पहले प्लानिंग की तो वो मेरा प्री एक्टिव फेज हो गया। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैंने जो भी प्लान किया वो मैं अभी आपके सामने दर्शा रही हूँ, इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। एंड पोस्ट एक्टिव फेज जब मैं आपसे कहूँगी कि आप फीडबैक दें, कि जो भी एक्टिविटीज़ मैंने कराई उसका फीडबैक दें, मतलब कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ, उन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपसे मांग सकती हूँ, आपके आंसर कैसे निकल कर आ रहे हैं, वो हो गया पोस्ट एक्टिव फेज। आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ टीचिंग? टीचिंग का कंसेप्ट कैसे आया, ये कंसेप्ट क्या क्या चीज़ें होल्ड करके चलता है, उसके बारे में बात करते हैं, राइट? सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीचिंग हमेशा से हमने कहा है कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है,
ऐसा क्यों है भाई, कॉम्प्लेक्स क्यों है? कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, है ना? इसीलिए क्योंकि ये लेकर आता है सोशली डिजायरेबल बिहेवियरल चेंजेस इन अ पर्सन। एक पर्सन है, मैं एक छोटे बच्चे का एग्जांपल देती हूँ। ये एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है? अभी ये स्कूल नहीं गया। ये एग्जांपल्स मैं आपको कई बारी भी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट यस यहाँ पर इस कंसेप्ट को समझने में आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अभी ये घर पे रहता है, ठीक है? अब ये घर पे है, 3 इयर्स का है, ये घर पे है। जब तक 3 से 4 साल का है ये, और अभी तक स्कूल नहीं गया या फिर किसी भी ट्यूशन से जहाँ पर भी पढ़ाया जाता है वहाँ पर अभी तक इसने ज्वाइन नहीं किया। अभी ये घर पे ही है, तो ये वैसा ही बिहेव करेगा जैसा कि इसके घर में करते हैं। अगर इसके मम्मी पापा लड़ाई करते होंगे तो ये भी झगड़ालू जैसा बिहेव करेगा। अगर इसे घर में बिहेव किया जाता है किसी के साथ तो ये भी वैसा ही सीखेगा। अगर कोई गलत शब्दों का उपयोग करता है तो ये भी वही करेगा। तो फिर ये देखकर होता है ना, मेरे पेरेंट्स खुद गलत बातें बोल ले चलेगा, बट उनके बच्चे जब, स्पेशली जब छोटा कोई बच्चा बोलता है तो उन्हें फील होता है कि नहीं भाई अब इसको स्कूल भेजना पड़ेगा, इसे सही संस्कार देने की ज़रूरत होता है ना। वही बात है यहाँ पर, ठीक है? तो अब इसकी एडमिशन कराई। अब अचानक से तो ठीक नहीं होगा, बट आफ्टर 1 ईयर और यू कैन से 6 मंथ और यू कैन से 3 मंथ्स, ये डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा बिहेवियर उस बच्चे का, जो घर का प्रभाव है, बैड बिहेवियर का प्रभाव है उसके ऊपर है, उसके हिसाब से उसमें चेंजेस आएंगे। मतलब वो एक पर्सन, एक बच्चा या फिर एक पर्सन कहें तो उसके अंदर समाज में रहने लायक, जनरली क्या होता है जब छोटा बच्चा कुछ गलत शब्द का यूज़ करता है, गलत बिहेव करता है, तो पेरेंट्स यही सोचते हैं ना कि दुनिया क्या कहेगी कि इनका बच्चा कितना बदतमीज़ है। सो समाज के हिसाब से उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं जहाँ पर वो अपने आप को मतलब मैनेज कर सके। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, राइट? नाउ टीचिंग इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मतलब टीचिंग तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई लर्नर ना हो, ठीक है? बिना लर्नर के टीचिंग इम्पॉसिबल है, लर्निंग बिना टीचर के इम्पॉसिबल है ना? तो जब ये दोनों की प्रेजेंस हो और तब ये प्रोसेस कहलाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कौन? टीचिंग, राइट? देन उसके बाद बात कर लेते हैं, इट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग सर्टेन चेंजेस इन द पर्सन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ हिज सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट इन विच ही इज़ लिविंग। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जिस भी समाज में वो रह रहा है, समाज की क्या रिक्वायरमेंट होती है भाई? तमीज़ से बात करे, किसी के साथ अच्छे से पेश आए, अपने माता पिता अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करे। यही सारी चीज़ें इन जनरल एक सोसाइटी रिक्वायर करती, भले ही हर एक पर्सन में ये बात हो ना हो, है ना? तो वैसा ही एजुकेशन एक पर्सन के अंदर चेंजेस लेकर आती है। टीचिंग एक एक्ट नहीं है, इट इज़ नॉट एन एक्ट। क्यों? क्योंकि ये डायनेमिक इन नेचर है। डायनेमिक कैसे कह सकते हैं? दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। टीचिंग जो है वो कोई एक्ट नहीं है, एक्ट मतलब कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई काम नहीं है टीचिंग, राइट? ये चेंजेस होता रहता है। अब देखो ये भी एग्जांपल मैं पहले आपको दे चुकी हूँ। चलिए एक चार्ट बना लेते हैं, हिरार्की बना के बताती हूँ मैं आपको। अब आप सोच रहे हो कि मैं चार्ट क्यों बना रही हूँ, राइट? वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप लोगों को ब्लड रिलेशन तो मैंने पढ़ाया हुआ है, उसी के हिसाब से एक छोटा सा हिरार्की बनाया मैंने। फैमिली की जनरेशन, दिस इज जनरेशन 1, दिस इज जनरेशन 2 एंड दिस इज जनरेशन 3, राइट? ए जो है, एक पर्सन आप मान लीजिए अमन, ठीक है? रेंडमली नाम मैंने ले लिया। अमन के 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, ठीक है? तो बिन्नी और चेतन, ये एक बेटा एक बेटी है। अब बिन्नी के भी 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां उसको, ठीक है? बिन्नी की भी 2 बेटियां और चेतन का भी एक बेटा है, राइट? एक बेटी है, ठीक है? तो ये 3 जनरेशन हो गए। अब ए जो है, क्योंकि ये जनरेशन 1 से है, मतलब ये इनके लिए तो दादा हो गए, है ना? ग्रैंडफादर हो गए। अभी ये जो इस जनरेशन के लोग हैं ना, ये मोबाइल फ़ोन बहुत ही अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। टीनेजर्स हैं, इनको मोबाइल की इतनी अच्छी नॉलेज है और इन्हें भी ठीक ठाक नॉलेज है, बट बहुत प्रोफिशिएंट नहीं है। और ए जो है, इनको, क्योंकि इनके ज़माने में मोबाइल फ़ोन हुआ ही नहीं करते थे, उस टाइम पे अलग ही ज़रिया हुआ करता था एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का, कम्युनिकेट करने का। ये ऑल अबाउट टाइम, ये टाइम के ऊपर है। बट यस, इनके जनरेशन में इन्हें ये मिला, इसलिए इनको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है, राइट? बट ये तो बड़े हैं ना,
बट आपने कभी कभी देखा होगा कि जो ग्रैंड चिल्ड्रंस होते हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मोबाइल कैसे यूज़ करना है, मोबाइल में ये एप्लीकेशन कैसे चलता है, इसके क्या बेनिफिट्स है, मोबाइल में क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जिससे आपका लॉस हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपने समझाते हुए देखी भी होंगी। इवन आप भी कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को बताते होंगे। तो ये एक्ट नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, ये एक्चुअल में हमारी रिक्वायरमेंट है। और ये डायनेमिक इन नेचर, इसलिए मैंने आपको ये चार्ट बना के बताया, ये चेंज होता रहता है। मतलब ग्रैंड पेरेंट्स एक्चुअली अगर बात करें तो अभी वो कॉलेज नहीं जा रहे हैं ना स्कूल जा रहे हैं, तो उनके हिसाब से भाई हमारा पढ़ने का समय तो खत्म हो गया। बट इनडायरेक्टली यू कैन सी कि वो ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से सीख रहे हैं, वो भी क्या है, लर्निंग है। और जो ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो टीचिंग कर रहे हैं, राइट। तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट अ फंडामेंटल कंसेप्ट as it is greatly influenced by social and human factors। ये मतलब कहीं ना, अब हम ये कह सकते हैं कोई फंडामेंटल कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ये हमारे समाज और हमारे ह्यूमन फैक्टर के हिसाब से टीचिंग लर्निंग चेंज होती रहती है। तो इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल कंसेप्ट, राइट। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टीचिंग, मतलब आप कितने तरीकों से पढ़ सकते हो। तो इन जनरल आप दो तरीकों से पढ़ सकते हो, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल, right? Teaching is a process which can be carried out formally or informally. Now what is formal way of teaching and what is informal way of teaching, आइए उसको जानते हैं। So informal अब ड्रेसेस से आप काउंट कर लो, ठीक है, ड्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप काउंट कर लो। फॉर्मल में क्या आ जाता है, यूनिफॉर्म, ऑफिस ड्रेस, ड्यूटी जहाँ पे जा रहे हो उसका ड्रेस। और इनफॉर्मल क्या हो गया, जो कैजुअली आप पहनते हो, ठीक है, कुछ भी पहन सकते हो, ये आपकी चॉइस पे है, जो आपका चॉइस हो। तो फॉर्मल मतलब जहाँ पर आपको यूनिफॉर्म, मतलब एक ड्रेस दिया गया है ना। ये मैं आपको ड्रेस इसलिए बताऊँ, जनरली हम ये दोनों वर्ड्स का यूज़ इसी फॉर्म में करते हैं। फॉर्मल मतलब आप कहीं जाकर पढ़ रहे हो, आपको वहाँ पर बकायदा एडमिशन लेना पड़ रहा है और वहाँ पर आपको फॉर्मल वे में कोई टीचर टीच करता है। बट इनफॉर्मल वे इज़ व्हाट, अगर आपका कोई फ्रेंड आपको कुछ सिखाता है, आपके एल्डर्स आपको कुछ सिखाते हैं, और ज़रूरी नहीं वो पढ़ाने का तरीका ही हो, कुछ खेल खेल में सिखाते हैं, कुछ स्टोरीज़ के ज़रिए सिखाते हैं, राइट। तो आप किसी इंस्टीट्यूट में आपको वहाँ पर एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको साइड बाय साइड एक्स्ट्रा एडिशनल नॉलेज मिल रही है। दिस इज व्हाट, इनफॉर्मल, राइट। सो इनफॉर्मल टीचिंग इज व्हाट टेक्स प्लेस विद इन फैमिली, while formal teaching takes place outside the family, मतलब you have to take admission for that, right? And formal teaching should be carried out by experienced faculty, teachers, editors, etc. क्योंकि आप स्कूल में जा रहे हो, वही टीचर पहले से भी किसी को पढ़ा रहा होगा, तो यहाँ पर इसलिए एक्सपीरियंस्ड वर्ड लग गया, राइट। नाउ वेज ऑफ टीचिंग की बात करते हैं, पढ़ाने के कितने तरीके हो सकते हैं। अभी आपने सीखा क्या, टाइप्स ऑफ टीचिंग, कितने तरीके से पढ़ा सकते हैं। बट वेज ऑफ टीचिंग की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनफॉर्मल में ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके जो एल्डर्स हैं, पेरेंट्स हैं, या फिर आपके ब्रदर हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, कज़न हैं, फ्रेंड्स हैं, कोई भी हैं, राइट, वो आपको पढ़ा कर ही पढ़ा रहे हैं। कुछ अलग अलग तरीके से सिखाने का तरीका होता है। तो वही यहाँ पर आपको इन चारों में डिफरेंस भी पता चलेगा, ट्रेनिंग, टीचिंग, मेंटरिंग एंड कोचिंग। चारों देखने में तो काफ़ी सिमिलर लग रहे होंगे कि अरे यार इन सभी का मतलब तो पढ़ाना ही होता है। तो ये चारों के चारों वेज ऑफ टीचिंग क्यों है, खुद टीचिंग क्यों इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो मैं आपको वन बाय वन चारों के बारे में बताऊंगी, राइट। और आप यहाँ पर डिफरेंस देखते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट विद ट्रेनिंग। पहले मैं आपको टीचिंग ही बता देती हूँ क्योंकि हम टीचिंग के ही वे को समझ रहे हैं। तो टीचिंग क्या है, इट प्रोवाइड्स फॉर्मल एजुकेशन। यू कैन सी, ये टीचिंग का मतलब फॉर्मल एजुकेशन मिल रहा है स्टूडेंट को, टिपिकली इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि आप बात कर ले स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एसेट्रा, राइट। मतलब टीचिंग का मतलब फॉर्मल वे में आपको टीचिंग मिल रही है। फॉर दैट यू हैव टू टेक एडमिशन इन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी एसेट्रा। एंड इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, इट इंक्रीज कैपेबिलिटी इन अ जनरल सूट ऑफ स्किल्स थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शंस विद टीचिंग।
राइट। इससे क्या होगा, आपकी स्किल्स जनरल वे में जितने होने चाहिए वो आपको मिलता है, और आप यहाँ पर इंटरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि आपको वहाँ पर ऐसे एक माहौल क्रिएट करके दिया जाता है। बकायदा क्लासरूम होती है, बकायदा वह क्लासरूम में जो भी एड्स इन जनरल होने चाहिए वो आपको मिलेंगे। सो टीचिंग मतलब formal way of education provided to the students. Now what is training? How training is different from teaching, वो जानते हैं। A technique frequently used in organizations or institution to build a person's skills, knowledge and attitude in order to meet the accepted standards by a specific industry. ट्रेनिंग एक तरीके का अप्रोच है, एक टेक्निक है, और यू कैन से एक तरीका है जहाँ पर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब लाइक मान लो कॉलेजेस तो सभी गए होंगे, लाइक बीटेक किया है ना, बीटेक किया या फिर बीकॉम किया, कुछ भी किया, राइट। इसके साथ साथ आपको लगा कि नहीं भाई मुझे सी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए अच्छे से, मुझे जावा आनी चाहिए, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट एंड एज़ पर योर कॉलेजेस रिक्वायर टू यू, राइट। तो आपने उसके लिए साइड बाय साइड कोई ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया ताकि आप अपने स्किल्स को बढ़ा सको, अपने नॉलेज और जो भी चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा और बढ़ा सको, राइट, ताकि जो भी आपका एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है वो आपको मिल सके, राइट। सो दिस इज़ व्हाट ट्रेनिंग, मतलब टीचिंग के साथ कुछ एडिशनल आप लेके चल रहे हो, यू कैन से दिस इज ट्रेनिंग। इट हेल्प्स अ पर्सन मास्टर it helps a person master a specific skill in a interaction use training, राइट। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सी प्रोग्रामिंग सीखनी है, कॉलेज में बताया गया जस्ट बेसिक पार्ट, बट आप चाहते हैं क्या कि सी में आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो, आप उस पर प्रोफिशिएंट हो जाए, तो आपने इसके पर्पस के लिए फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, राइट, जैसे मैंने आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताया था, आप टीचिंग को लेकर चलो कि वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो तो सब कुछ चाहिए ही चाहिए, बट आप चाहते हैं कि किसी एक स्किल में आप बहुत मास्टर हो जाए, ठीक है। फॉर दैट यू कैन ज्वाइन एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट, राइट। क्लियर है ट्रेनिंग क्या है, टीचिंग क्या है। नेक्स्ट आते हैं मेंटरिंग क्या होता है। तो मेंटरिंग की बात करें तो इसका मेन एम होता है इज टू बिल्ड कैपेबिलिटी अंडर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के अंदर कैपेबिलिटी को बरकरार रखना और कैपेबिलिटी की स्ट्रेंथ को बनाए रखना इज कॉल्ड मेंटरिंग। अब अगर बात कर ले, द डेवलपमेंटल मेंटर हेल्प्स द लर्नर डिस्कवर देयर ओन विजडम बाय एनकरेजिंग देम टू वर्क टुवर्ड्स करियर गोल्स और डेवलप सेल्फ रिलायंस, राइट। मतलब ये मेंटरिंग मतलब हो जाता है कि देखो आपने साइड से कोचिंग ज्वाइन किया, ठीक है, आप कॉलेज स्कूल में तो आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है, आपने एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी ले लिया ताकि आप एक पर्टिकुलर या जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप चाहते हो वो हो गया। कोचिंग में क्या होता है, कोचिंग एक तरीके से हम बात करें, मेंटरिंग की बात करें तो आप किसी एक टीचर जो है जो आपको मेंटर करता है, किसी को आप आइडियल मानते हो, वो आपको काफ़ी ज़्यादा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है और आपके सेल्फ रिलायंस को और भी ज़्यादा डेवलप करता है, आपके गोल को आपसे बेहतर समझता है और आपको वो बताता है कि ये आपको, अगर आपका ये सपना है उसको पूरा करने के लिए आपको ये चीज़ें करनी ही होंगी। दैट इज़ व्हाट मेंटरिंग। ग्रेट मेंटर्स फिल इन ब्लाइंड स्पॉट्स, क्लेरिफाई मोटिवेशंस, रिमूव मेंटल ऑब्स्टेकल्स टू सक्सेस ओवर लॉन्गर टर्म इंटरेक्शन। अगर आपको कोई ग्रेट मेंटर मिलता है तो आपकी जो भी कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान आपको कहीं ना कहीं खतरे की तरफ ले जाता है, तो वो सारी चीज़ों में आपकी कमियों को पूरा करता है, राइट। आपकी स्टडी में जो भी पॉइंट्स रह गए हैं, ना कि सिर्फ स्टडी, आपकी स्टडी के साथ बहुत सारी चीज़ें होती है, जो चीज़ें आपको स्टडी की तरफ डिस्ट्रैक्ट करती है उनको रिमूव करता है, आपको मोटिवेट करने में हेल्प करता है कि अगर कभी फेलियर्स 2-4 आ भी जाए तो आप अपने जो आपका जो लक्ष्य है उससे आप हटो ना। जितने भी होता है ना, कहते हैं ना कि बीमारी दिमाग में होती है, सोच में होती है, तो एक बार अगर आपने सोच लिया कि नहीं भाई अब मुझसे ये प्रिपरेशन नहीं होगी, किसने कहा? आपके दिमाग ने कहा। किसी ने आपसे आके कहा? नहीं।
बट एक बारी जब आपका दिमाग कह देता है तो आप कहीं ना कहीं अपने मार्ग से भटकने लगते हो। दैट इज़ व्हाट मेंटल ऑब्स्टेकल। तो ये सारी चीज़ों को रिमूव करता है ताकि आपका जो इंटरेक्शन है आपके जो सपनों की तरफ वो हटे ना और आप सक्सेस की तरफ चलो। दिस इज़ व्हाट मेंटरिंग। नाउ द लास्ट वन इज़ योर कोचिंग। व्हाट इज़ कोचिंग? तो कोचिंग की बात करें तो इट इज़ यूजुअली टास्क एंड परफॉर्मेंस बेस्ड। कोचिंग में आपको बहुत सारे टास्क मिलते हैं, उस टास्क में आपकी क्या परफॉर्मेंस है वो चीज़ें मायने रखती है। इससे मदद क्या मिल जाएगी स्टूडेंट और लर्नर को? टू लर्न मोर एफिशिएंटली डिपेंडिंग अपॉन एबिलिटी। लाइक मान लो कि आपने स्कूल में एक क्लास में, क्योंकि आप देखो एक क्लास जो है मान कर चलते हैं हार्डली 45 मिनट का होता है, ठीक है। 45 मिनट्स में टीचर आपको कंसेप्ट भी बताएगा, उस कंसेप्ट से आपसे सवाल भी पूछेगा और फिर कुछ सवाल वो आपको करवाएगा भी। तो हार्डली कितने क्वेश्चन कर पाएगा वो? 3 से 5 क्वेश्चन करवा ही पाएगा, है ना, क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, इतने सारे बच्चों को हैंडल भी करना है, सबके अलग अलग डाउट्स होते हैं। तो 3 से 5 क्या इतना काफ़ी है? नहीं। तो इसी पर्पज़ के लिए हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं ताकि हमें वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टास्क मिले, हमसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाया जाए और हमारे टेस्ट भी ली जाए ताकि हमारी परफॉर्मेंस हम भी चेक कर सकें और वो जो आपकी कोचिंग ले रहा है वो भी चेक कर सके और आपकी कमियों को पकड़ कर उस पर वर्क कर सके, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगी, जो लर्नर है वो और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, अपनी एबिलिटी को बढ़ा पाएगा। एंड इट इज़ यूज्ड प्राइवेट इंस्ट्रक्शन और कोचिंग इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और स्किल। यहाँ पर भी क्या है, कोचिंग आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या फिर किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ज्वाइन करनी होती है, राइट। और ये प्राइवेट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्टर होते हैं, राइट। तो एक तरीके से मेंटर जैसे होता है, बट मेंटर क्या होता है, कोचिंग में आपको किसी सब्जेक्ट के लिए वो आपको नॉलेज देगा, बट जो मेंटर है वो मेंटर क्या करेगा, आपको आपकी पर्सनल चीज़ों को भी समझेगा जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मतलब बिल्कुल जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, गुरु कह सकते हो, मेंटर इज व्हाट, गुरु, राइट। Now what are the basic requirements of teaching? टीचिंग जब की जा रही है और कोई लर्नर पढ़ने आ रहा है, एट दैट टाइम टीचर और लर्नर दोनों के लिए ही कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, उनके बिना पढ़ाना और पढ़ना दोनों ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, वो आगे डिस्कस करते हैं। तो गाइज मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना वो 7 है, टोटल 7 है, ठीक है। और ये सातों के होने का बहुत इम्पोर्टेंस है और ये सातों के सातों कैसे इम्पोर्टेंट है वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। पहले तो टीचर, जब भी टीचिंग होनी चाहिए तो टीचर होना ही चाहिए, अदरवाइज टीचिंग इम्पॉसिबल, क्योंकि जो पढ़ाने वाला ही नहीं रहेगा तो क्या टीचिंग पॉसिबल हो पाएगी? नो। बट टीचर पढ़ाएगा किसे? पढ़ाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो अब टीचर जो है वो लर्नर, या फिर आप इसके प्लेस पे स्टूडेंट भी लिख सकते हो, लर्नर या फिर स्टूडेंट, ठीक है, उसका होना भी ज़रूरी है। जब टीचर किसी को पढ़ाएगा तभी तो वो टीचिंग पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज़ इम्पॉसिबल। बट टीचर लर्नर को क्या पढ़ाएगा? अगर कोई टीचर है तो वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही पढ़ाएगा। अगर उसके पास कोई सब्जेक्ट या फिर कोई टॉपिक नहीं होगा तो वो अपने लर्नर को कैसे पढ़ाएगा और क्या कन्वे करेगा, राइट। अब बात कर लेते हैं, टीवी ऑन है हाई वॉल्यूम में, उधर बच्चे शरारत कर रहे, खूब हल्ला कर रहे हैं, कॉलोनीज में आंटियाँ काफ़ी गपशप कर रही है और काफ़ी ठहाके मार रही है। क्या उस एनवायरनमेंट में टीचर लर्नर को कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक अच्छी तरीके से कन्वे कर पाएगा, या फिर लर्नर टीचर के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, जो टीचर कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा है, क्या उतनी ही कह सकते हैं कंसंट्रेशन के साथ समझ सकता है? नहीं। तो टीचिंग एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इसे स्कूल में पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, आपके लिए बाकायदा क्लासरूम होती है ना। बट अगर हम कोचिंग की बात कर लें तो वहाँ पर भी आपको बाकायदा क्लासरूम है, जो भी प्लेस उन्होंने सिलेक्ट किया फॉर टीचिंग पर्पस और फॉर लर्निंग पर्पस वो हो जाती है ना। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आज तक मैंने कभी डिस्कस नहीं किया था। एनवायरनमेंट होने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रूरी है, राइट। अब लाइक मान लो कि किसी के घर में होता है ना, कभी कभी होम ट्यूशन्स भी होते हैं, किसी के एक के घर को सिलेक्ट कर लिया जाता है और उसी के घर में पढ़ाया जाता है। ये रहे 10 स्टूडेंट, ठीक है, ये एक पर्सन है, उसके घर में 10 स्टूडेंट को
ये टीचर आया पढ़ाने के लिए। अब क्या किया, उनके जो घर के पेरेंट्स हैं उन्होंने क्या किया, चारों तरफ से पर्दा लगा दिया, ठीक है, पर्दा भी लगा दिया, और लेकिन कहीं पे भी डोर नहीं लगाया, मतलब बाहर की आवाज़ अंदर आ सकती है, घर में जो भी बातें हो रही सब कुछ आ सकती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़रूरी है, बाकायदा दरवाज़ा लगा हो, अगर थोड़ा बहुत बोर्ड हो या कुछ हो, या फिर प्रोजेक्टर हो एक छोटा सा, या फिर टीचर को लिखने के लिए एक ब्लैक बोर्ड हो अच्छे से, ताकि वो पॉइंट्स को समझा सके। तो इट इज़ ऑल अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, और यू कैन से कुछ इम्पॉर्टेंट टीचिंग एड्स। बट ये सब तो ठीक है, सब कुछ मिल गया, टीचर आ गया, लर्नर आ गया, टीचर आपको पढ़ाने वाला मैथ्स, चलो मैंने यहाँ पर टॉपिक और सब्जेक्ट जो भी है वो भी सिलेक्ट कर लिया, एनवायरनमेंट भी है अच्छा खासा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, डोर वोर लगी हुई है हर जगह पे, दरवाज़ा लग चुका है ताकि बाहर का जो भी नॉइज़ पोल्यूशन वो अंदर नहीं आ सके। बट टीचर और स्टूडेंट, मतलब टीचर जो है वो स्टूडेंट को अपने पॉइंट ऑफ व्यू ठीक से नहीं कन्वे कर पा रहा, वो एकदम से एक स्ट्रिक्ट मैनर में पढ़ाया जा रहा है, स्टूडेंट कुछ सवाल पूछ रहा है तो उसको जवाब नहीं देना, इन अ रूड वे उनको आंसर करना, और स्टूडेंट जो है वो भी अपना पीछे है ना, अपना कुछ खेल ही रहे हैं, गेम ही खेल रहे हैं, टीचर बोल रहा है बट स्टूडेंट्स अपना गेम खेल रहे हैं, तो क्या पढ़ाई हो पाएगी? डेफिनेटली नो। टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशनशिप, मतलब टीचर क्या कन्वे करना चाह रहा है वो स्टूडेंट तक पहुँचे, और स्टूडेंट क्या पढ़ना चाह रहा है वो टीचर तक पहुँचे, राइट। अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोऑपरेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, लाइक मान लो कि टीचर बाय चांस जो आज कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला था वो बाय चांस भूल गया, तो स्टूडेंट बोलने कि नहीं ये सर बहुत ख़राब पढ़ाते हैं, ये तो भूल गए। और वहीं अगर स्टूडेंट जो है उसको एक कंसेप्ट एक बार में समझ में नहीं आया और टीचर ने उसको चौक फेंक के मार दिया, तो क्या काम हो पाएगा? नहीं। तो यहाँ पर क्या है, टीचर स्टूडेंट को समझे, स्टूडेंट टीचर को समझे, दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें, दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। स्टूडेंट एक बार में नहीं समझ पा रहा, टीचर दोबारा उस बात को समझाए, नहीं समझ पा रहा दोबारा भी कोई बात नहीं, उसको एक्स्ट्रा टाइम बाद में दे, या फिर कोई छोटा सा तरीका बताए ताकि वो स्टूडेंट को आसानी हो, राइट। तो ये हो गया टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप। नाउ स्टूडेंट डिसिप्लिन, अब टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है क्योंकि टीचर जो है वो बाकायदा ट्रेनिंग लेकर है, उसको पता है कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कितने दिन में कौन से टॉपिक को फिनिश करना है, कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन कराना है, एवरीथिंग। बट स्टूडेंट जो है वो नहीं पढ़ना चाह रहा, टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट सुन रहा है लेकिन एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रहा है, या फिर क्लासेस को रेगुलर अटेंड नहीं कर रहा है, टीचर जो होमवर्क दे रहा है वो कंप्लीट करके नहीं ला रहा है, या फिर होमवर्क तो छोड़ो एग्जाम्स में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये सारी कमियां हैं उसके साइड से, तो इससे भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये पूरे के पूरे 7 बेसिक रिक्वायरमेंट्स है फॉर टीचिंग प्रोसेस, राइट। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग? टीचिंग कराने के क्या ऑब्जेक्टिव्स है? टीचिंग अगर हम करवा रहे हैं या कर रहे हैं तो उसके क्या गोल्स है, क्या उद्देश्य है? सो टीचिंग का मतलब यही है, पहले तो हमने पढ़ा ही है कि इससे स्टूडेंट का बिहेवियर चेंज हो सकता है। जिस बच्चे में बात करने की तमीज़ नहीं है, मैनर्स नहीं है, जिसे पढ़ने का कैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ने का क्या तरीका, उसे क्या इंपॉर्टेंस है, वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो वो टीचिंग आपको प्रोवाइड करता है, चेंज द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। देन कंडीशनिंग प्रोवाइड करता है टीचिंग। अगर इसका सेकेंड जो एम है वो कंडीशनिंग प्रोवाइड करना, मतलब कोई स्टूडेंट है, अगर वो मैथ्स में 100 में से 50 मार्क्स लेकर आ पा रहा है तो उसकी कंडीशनिंग करना, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही फेल हो रहा है वो, बट सिर्फ 50% लाना है। और क्योंकि मैथ्स तो बहुत ज़रूरी है ना आजकल के लाइफ के लिए, आजकल के हमेशा से ही, जब तक आप कैलकुलेशंस नहीं कर पाओगे आप अपने डेली लाइफ में भी चीज़ें नहीं बेहतर कर पाओगे। तो जो चीज़ें आती है उसको और इम्प्रूव करना, स्किल्स को बढ़ावा देना, दैट इज़ कंडीशनिंग। ये भी टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। देन ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ था, पहले ही आपको बताया था कि जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, कंडीशनिंग करने से स्टूडेंट जो है वो मार्क्स 65 to 70 लेकर आ रहा है, बट क्योंकि जब तक तैयारी 100% की नहीं होगी तब तक मार्क्स कहाँ से 90 और 95 तक आएंगे। तो उन चीज़ों को और बेहतर करना, दैट इज़ ट्रेनिंग, जिससे कि बिहेवियर और कंडक्ट जो भी वो काम करते हो उसमें शेपिंग लाना, एक्यूरेशन लाना, राइट। देन इंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, मतलब जितना ज़्यादा नॉलेज आप दे सको और जितना ज़्यादा नॉलेज आप ले सको, दैट इज़
instruction or acquisition of knowledge. Then indoctrination, फॉर्मेशन ऑफ बिलीव्स. अगर कोई टीचर आपको कोई कंसेप्ट पढ़ा रहा है, लाइक एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, 2+2=4. बहुत से लोग बहस भी करते हैं इस पर, बड़े बड़े लोग बहस करते हैं कि भाई 2+2=4 ही क्यों, वाई इज इट सो. तो अभी मैथ्स का कंसेप्ट है, 1+2=3 है, 2+3=5 है, 5+2=7 है. एग्जैक्टली इन द सेम वे 2+2=4. दैट इज इंडॉक्ट्रिनेशन. अगर टीचर आपको कुछ कंसेप्ट बता रहा है, कोई थ्योरी बता रहा है, कोई प्रूफ बता रहा है, तो यू हैव टू बिलीव इट. जैसे कि भगवान हर जगह है ना, किसी ने देखा नहीं भगवान को, सभी कहते हैं मन की आंखों से देखो तो हर जगह भगवान है. तो ये क्या है, एक बिलीफ हमारे अंदर डाला हुआ है. भले किसी ने भगवान को सच में नहीं देखा है, बहुत रेयर केस होगा 0.1% जिन्होंने देखा होगा, बट ये बिलीफ है हमारे अंदर कि हाँ किसी ने देखा, इसका मतलब भगवान तो है हमारे आसपास, मेरे अंदर है, आपके अंदर है, सबके अंदर है, राइट. सो ये बिलीफ होना, ये प्रोवाइड कराना, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग. एंड प्रोवाइड अ सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर टू द सोसाइटी. मतलब देखो, कहते हैं ना कि आज के बच्चे हमारे आगे आने वाले फ्यूचर है, मतलब आगे आने वाले सोसाइटी के अंदर वही रहने वाले और उस सोसाइटी में सुधार भी वही करेंगे, इसलिए हमें उन पर फोकस डालना चाहिए. तो अगर कोई भी लर्नर को टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाता है, पढ़ाना मतलब ये नहीं कि सिर्फ उन सब्जेक्ट में उसको परफेक्ट करना, मतलब ये कि उनको सामाजिक तौर पे, ह्यूमैनिटी तौर पे भी बातें बताना, तभी जाकर वो एक सामाजिक और एफिशिएंट मेंबर बन पाएगा. तो वो भी टीचिंग का एक उद्देश्य है, सोसाइटी को एक एफिशिएंट और सोशल मेंबर प्रोवाइड करना, राइट. नेक्स्ट अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग. इसके अंदर आप देख सकते हैं टीचिंग कैसा होता है, उसका नेचर क्या है. तो ये डायनेमिक एनवायरनमेंट में है, क्योंकि ये हमेशा चेंज होता रहता है. टीचिंग कभी भी कंप्लीट हो ही नहीं सकती, हमें लाइफ लॉन्ग पढ़ते ही रहना होता है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ कॉग्निटिव एक्टिविटी. टीचिंग इंक्लूड्स अ लेंथी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग. टीचिंग के लिए मतलब अगर आप पढ़ रहे हो या किसी को पढ़ा रहे हो तो इसमें अच्छा खासा लंबा चौड़ा टाइम लग जाता है, और ट्रेनिंग पाने में भी, ताकि आप प्रोफिशिएंट हो सके उस चीज़ में, तो एक लेंथी पीरियड ऑफ टाइम का ये प्रोसेस है. एंड इट इज़ अ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, और ये कंटिन्यूस प्रोफेशन है क्योंकि ये लेंथी पीरियड ऑफ टाइम तक चलता है. अब देखो, टीचिंग एक आर्ट भी है. टीचिंग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं हो रही है. अगर एक साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक साइंटिस्ट कुछ नई चीज़ें निकाल कर ले आता है, उससे काफ़ी सारे फायदे होते हैं. तो ये एक तरीके का आर्ट हो गया, है ना. और क्योंकि वो चीज़ें उन्होंने कैसे निकाली है, पढ़कर निकाली है, उस पर रिसर्च करके निकाली है, तो इसलिए साइंस भी हो गया. इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग एंड ट्रेनिंग. मतलब टीचिंग जो है, इसका मतलब क्या, आप एजुकेट कर रहे हो किसी को, लर्नर लर्न कर रहा है, और ज़्यादा प्रैक्टिस करके वहाँ पर चीज़ों को इम्प्रूव कर करके ट्रेनिंग भी हो रही है. और ये एक तरीके का सोशल सर्विस भी है, जहाँ पर डिफरेंट लेवल होते हैं टीचिंग के. टीचिंग करने से समाज में अच्छे लोगों का बढ़ोतरी हो सकता है, राइट. एंड इन सभी चीज़ों से सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बिहेवियर में चेंज होता है. जो पर्सन लर्निंग प्रोसीजर में है वो एक पॉजिटिव पर्सन बनकर निकलता है अपने सोसाइटी के लिए. सो इट काउजेज अ चेंज इन बिहेवियर. नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग. टीचिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं. सबसे पहले तो टीचर जो है उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन. अगर टीचर जो खुद पढ़ाने जा रहा है अपने लर्नर्स को, उन्होंने वो चीज़ें नहीं पढ़ी, ठीक है. अगर वो बीटेक का सिलेबस पढ़ाने जा रहा है और उसने खुद कभी बीटेक का सिलेबस नहीं पढ़ा, राइट, या फिर वो बीए पढ़ाने जा रहा है और उसने कभी बीए का सिलेबस नहीं पढ़ा, या उसने कभी बीए का एग्ज़ाम पास ही नहीं किया है कभी, ठीक है. तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एडिक्वेट स्किल्स, जो भी लाइक मैथ्स वो पढ़ाने जा रहा है, मैथ्स में खुद उसके प्लस करने में कई बार बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है. चलो एक आध बार कभी कभार हो जाता है, वो तो चलता है, वो ह्यूमन बिहेवियर है, कभी कभी छोटी मोटी गलतियां हो जाती है. बट उसको खुद वो फॉर्मूले नहीं आते, या वो फॉर्मूले उसको खुद ही समझ में नहीं आते, तो वो कैसे अपने लर्नर्स को बता पाएगा. तो एडिक्वेट स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है.
एक्सपीरियंस्ड टीचर्स के बारे में माना जाता है कि वो स्टूडेंट के जो डाउट्स होते हैं वो बहुत आसानी से हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से उस फील्ड में होते हैं एंड वो क्लासरूम को भी काफ़ी मैनेज करके चलते हैं। लर्नर्स उनके साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाते हैं और क्लास में इन्वायरमेंट जो है वो बना रहता है। उसी तरह से क्लासरूम इन्वायरमेंट, जैसे आगे मैंने आपसे अभी कहा, तो क्लासरूम इन्वायरमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके आसपास का माहौल बहुत ख़राब है, पढ़ने लायक नहीं है ना पढ़ाने लायक है, तो आप किसी भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म ठीक से नहीं कर सकते रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इन्वायरमेंट का होना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ टीचिंग? सो टीचिंग के 3 मेथड्स होते हैं: टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी, लर्निंग सेंटर्ड स्ट्रेटेजी और मेथड, इंटरैक्टिव स्ट्रेटेजी और मेथड। अब ये तीनों क्या हैं? तो पहला, जैसे कि आप देख सकते हैं, टीचर सेंटर्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। टीचर सेंटर्ड मतलब यहाँ पर टीचर एक्टिव होता है, मतलब जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो यहाँ पर टीचर होता है। यहाँ पर परफॉर्मेंस भी टीचर की सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर टीचर जितना एफिशिएंट है उतना ही अच्छा ये मेथड हो सकता है। लर्नर सेंटर्ड में यहाँ पर पूरा का पूरा जो रोल है, जो हीरो है यहाँ पर, वो लर्नर है, राइट। और इंटरएक्टिव मैं आपको इन दोनों को डिस्कस करने के बाद बताऊंगी। टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी, अभी मैंने बताया टीचर यहाँ पर एक्टिव है, टीचर यहाँ पर हीरो है, इसी की परफॉर्मेंस, इसी के रोल पर ये पूरा का पूरा मेथड एफिशिएंट भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो इसके जो 3 एग्जाम्पल्स हैं, या फर्दर हम टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी की बात करें तो इसके अंदर भी 3 मेथड आते हैं, दैट इज लेक्चर मेथड, टीम टीचिंग और वीडियो प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब कैसे कैसे है आप देख सकते हैं। लेक्चर मेथड में कौन लेक्चर दे रहा है? टीचर दे रहा है, राइट। यहाँ पर टीचर ही लेक्चर दे रहा है। कोई एक टॉपिक, लाइक मान लो मैं ही अभी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ, तो मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया, इससे रेलिवेंट जितना भी सिलेबस में है आपके और जितनी जानकारी आपको होनी चाहिए अकॉर्डिंग मोस्ट प्रायर टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कंसेप्ट्स, मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है, हर एक कंसेप्ट, हर एक चीज़। तो इसमें किसका रोल हुआ? मेरा रोल हुआ। अब मैं 1 घंटे में वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं? अगर मैं पढ़ा भी रही हूँ तो हो सकता है आपको वो सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि नहीं, मेरा बात करने का तरीका आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं क्लैरिटी से आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं। ऑल दोज थिंग्स कम्स अंडर लेक्चर मेथड। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस किसकी मायने रखी? टीचर की। एग्जैक्टली टीम टीचिंग जो है वो भी लेक्चर मेथड जैसा ही होता है, बट लेक्चर मेथड में केवल एक टीचर परफॉर्म कर रहा होता है। टीम टीचिंग में मोर देन 1 टीचर परफॉर्म करते हैं एट द सेम टाइम, राइट। वो सब मिलकर एक दूसरे के जो नॉलेज उसको सप्लीमेंट करते हुए पढ़ाते हैं, मतलब एक दूसरे को हेल्प करते हुए, ताकि सभी अपने पॉइंट ऑफ व्यू सही तरीके से अपने लर्नर्स तक कन्वे कर पाए और लर्नर भी बखूबी उसको सीख पाए। वीडियो प्रेजेंटेशन क्या हो जाता है? ये लेक्चर मेथड, टीम टीचिंग दोनों का एक तरीके से एक्सटेंडेड वर्जन है, यू कैन से एक तरीके से इम्प्रूव्ड वर्जन है। अब वीडियो प्रेजेंटेशन में अगर आप चीज़ें और भी क्लियर तरीके से इमेजेस इंक्लूड कर सकते हो। लेक्चर और टीम टीचिंग में हो सकता है ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें एट द सेम टाइम ड्रॉ करना या कुछ फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स बनाना इम्पॉसिबल हो जाता है, बट वीडियो प्रेजेंटेशन के साथ वो चीज़ें आसान हो जाती है, काफ़ी इंटरेक्टिव हो जाती है। बट हियर ऑल्सो द मेन रोल इज़ व्हाट? टीचर का मेन रोल है। वीडियो प्रेजेंटेशन में क्या बातें कन्वे की जा रही हैं वो लर्नर तक पहुंचाना वो टीचर का काम है। यहाँ पर टीचर एक्टिव होता है और स्टूडेंट पैसिव होता है। हाँ, स्टूडेंट यहाँ पर गुड लिसनर हो सकता है, जो भी टीचर बता रहा है उस टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर तरीके से समझने का रोल तभी अच्छा हो सकता है जब वहाँ पर जो स्टूडेंट है वो गुड लिसनर हो, राइट। अब इन तीनों को 1 बाय 1 देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, लेक्चर मेथड में क्या होता है, टीचर जो है अपने स्टूडेंट को अपने प्लान फैक्ट्स बताता है। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे अभी प्लान करके आई हूँ, मुझे ये टॉपिक्स करना है और वो मैं आपके साथ कन्वे कर रही हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट सिर्फ सुनते हैं और नोट्स लेते हैं। अब इस मेथड की जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करता है? टीचर के बोलने के तरीके, पढ़ाने का तरीका, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने के तरीके पे डिपेंड करता है। अगर वो अच्छे से सारे रोल प्ले कर रहे हैं तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्लियरली उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे और सीखेंगे।
टीम टीचिंग में सब कुछ सेम है, लेक्चर मेथड जैसा, बस यहाँ पर बैच ऑफ इंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, मतलब मोर देन वन टीचर यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। वीडियो प्रेजेंटेशन जैसे मैंने बताया इम्प्रूव्ड मेथड होता है ये इन दोनों का, और यहाँ पर वर्चुअली हम पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक ही क्लासरूम के अंदर देख सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू लर्नर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी, और यू कैन से स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्रेटेजी मेथड। मैंने बताया यहाँ पर स्टूडेंट का रोल होता है। कौन कौन से हैं तो देख सकते हैं, असाइनमेंट्स, केस स्टडी, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड ह्यूरिस्टिक मेथड। दीज आर द टाइप्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी। बट वाई वी आर काउंटिंग इट एज लर्नर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी? तो वन बाय वन अगर आप देखें, असाइनमेंट कभी टीचर करता है क्या? नहीं। जब भी कभी गर्मी की छुट्टी होती है या सेमेस्टर गैप होते हैं या फिर ठंड की छुट्टी होती है, हॉलीडेज होते हैं, वीकेंड में बात कर लेते हैं, तो आपको टीचर असाइनमेंट देता है। वहाँ पर टीचर का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, जस्ट वो आपको क्वेश्चंस, वो अपने हिसाब से, कोई आपको टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखने के लिए, मतलब आई एम गिविंग यू जस्ट एग्जाम्पल, राइट। इसमें पार्टिसिपेशन किसका है? पूरा का पूरा उस लर्नर का, कि वो अपने असाइनमेंट को कितना ज़्यादा इफेक्टिव बना सकता है। कुछ लोग वहाँ पर काफ़ी सारे अपने दिमाग से नई नई चीज़ें क्रिएट कर उस असाइनमेंट को मोर इंटरेक्टिव बनाते हैं, है ना। केस स्टडी असाइनमेंट से थोड़ा सा बड़ा होता है, वहाँ पर किसी एक टॉपिक को लेकर उस पर गहरी रिसर्च काइंड ऑफ, यू कैन से दिस इज़ व्हाट केस स्टडी, और ये भी एक लर्नर करता है, इसमें टीचर का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड ह्यूरिस्टिक मेथड में भी कुछ ऐसा ही होता है। आप जानते हैं इन पांचों को वन बाय वन, राइट। असाइनमेंट में जैसे मैंने बताया, असिस्ट द स्टूडेंट्स टू एक्वायर इंडिविजुअल एकेडमिक कॉम्पिटेंस। बताया मैंने यहाँ पर आपको कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस होता है इसमें। स्टूडेंट यहाँ पर अपने टाइम में किस तरीके से एक पर्टिकुलर टास्क को करते हैं, कौन कितना इफेक्टिव कर पाता है, इसकी चेकिंग होती है। परफॉर्मेंस पूरा स्टूडेंट का होता है। केस स्टडी जो है ये भी एक बहुत ही पावरफुल स्टडी है, स्ट्रैटेजी है, असाइनमेंट का ही बड़ा पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर रिसर्च और इवेल्युएशन परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स। देन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? अगेन ये भी आपका एक तरीके का रिसर्च बेस्ड सिस्टम है, जैसे कि केस स्टडी में होता है। इसमें क्या होता है? इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू लर्न इन अ ग्रेडेड सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल्ड स्टेप्स। मतलब यहाँ पर आपने एक प्लानिंग की और उस प्लानिंग के हिसाब से ही आपको वन बाय वन स्टेप्स आगे बढ़ाना है और रिसर्च करना है। मतलब केस स्टडी में क्या था? आप जितना ज़्यादा चाहें उतना रिसर्च कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप आगे इवेलुएट करना चाहें यू कैन इवेलुएट, आपको किसी भी तरीके का वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं। बट प्रोग्राम्ड में आप किसी पर्पस को लेकर कर रहे हैं काम, तो वहाँ पे कुछ कंट्रोल्ड स्टेप्स होंगे इन अ ग्रेडेड सीक्वेंस, राइट। एंड बात कर लेते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की, तो ये सिडनी एल प्रेसी के द्वारा डिस्कवर किया गया था पहली बार। नाउ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग क्या होता है? तो नाम से ही आप जान सकते हैं कंप्यूटर यहाँ पर यूज़ किया जाता है ताकि आप अपने इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को रिप्रेजेंट कर सको, राइट। Now what is heuristic method? तो first of all it is discovered by Dr. H.E. Armstrong, right? Heuristic approach के अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को ध्यान देकर चलते हैं। मतलब कोई प्रॉब्लम है, उसका रूट कॉज लेकर उसको सॉल्व करना है, पूरा ध्यान हमें उसको सॉल्व करने के लिए क्या एस्पेक्ट्स अपन यूज़ कर सकते हैं उसको यूज़ करना है। लर्निंग कितना सीख सकते हैं ताकि आगे चलकर ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो हम इसको हैंडल कर सकें, और कुछ नई चीज़ें डिस्कवर करना, राइट। और ये एक तरीके का पूरा प्रैक्टिकल मेथड होता है। नेक्स्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग में नेक्स्ट आते हैं इंटरैक्टिव टीचिंग क्या होती है। इंटरैक्टिव टीचिंग का के अंदर आपके ये टोटल 6 पॉइंट्स आते हैं: ग्रुप डिस्कशन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट मेथड एंड रोल प्लानिंग मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंड स्टिमुलेशन मेथड, राइट। अब ये चीज़ें है क्या, ये जानना है। इंटरैक्टिव नाम से ही पता चल रहा है कि वहाँ देखो, पहला हमने क्या पढ़ा? टीचर सेंटर्ड, जहाँ पर सिर्फ टीचर का रोल है। दूसरा क्या पढ़ा? लर्नर सेंटर्ड, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लर्नर का रोल है। बट जब ये दोनों मिल जाएंगे, दोनों एक साथ हो जाएंगे, तो क्या ये बेहतर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जहाँ पर टीचर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, उन दोनों के थॉट प्रोसेस एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट इंटरैक्टिव स्ट्रेटेजी, बेहतर स्ट्रेटेजी, राइट। तो ये सारे के सारे जो अभी मैथड्स मैंने आपके सामने रखे,
ग्रुप डिस्कशन जहाँ पर टीचर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें, बहुत सारे टीचर पार्टिसिपेट करें, स्टूडेंट का जो भी थॉट प्रोसेस है वो स्टूडेंट मतलब जो टीचर है उस तक पहुंच रहा है। टीचर वहाँ पर वो चेक कर सकता है कि जो स्टूडेंट सोचता है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या वो सही सोचता है या फिर उसको वहाँ पर कुछ करेक्शन की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट ग्रुप डिस्कशन। तो यहाँ पर सभी का फ़ायदा होगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग, जहाँ पर आप कह सकते हैं छोटा सा डिबेट, जहाँ पर सभी लोग एक साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज इन अ कंटिन्यूस मैनर रखे जा रहे हैं और एट दैट टाइम वो लोग एक दूसरे से कुछ नया सीख पा रहे हैं। प्रोजेक्ट मेथड इन्हीं सब चीज़ों का प्रैक्टिकल मेथड हो सकता है। रोल प्लेइंग मेथड मतलब किसी को एक पर्टिकुलर रोल प्ले करवाना, लाइक मान लो कि कोई सिविल इंजीनियर का रोल दिखाना चाहता है तो किसी को वो रोल प्रोवाइड कर दिया जाए कि हाँ भाई तुम्हें इसको इस तरीके से परफॉर्म करना है। तो एक तरीके से लोग समझ पाएंगे सिविल इंजीनियर के एक्चुअली क्या क्या ड्यूटीज़ होती है, उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए, कि क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और कितना रिस्पॉन्सिबल जॉब होता है ये, राइट। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड मतलब हर एक चीज़ का इंट्रोडक्शन देना कि कैसे चीज़ें परफॉर्म हो रही है कैसे नहीं हो रही है। एंड स्टिमुलेशन मेथड, राइट। तो इसको वन बाय वन हम जानेंगे। सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन, जहाँ पर हम टीचर और स्टूडेंट के आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं और इसका मेन जो उद्देश्य यही होता है कि जो स्टूडेंट है उसकी थिंकिंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सके। एंड साथ ही के साथ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैटर और टॉपिक भी बढ़ता चला जाता है स्टूडेंट का। सो ये हो गया ग्रुप डिस्कशन। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? तो ये एक तरीके की ग्रुप क्रिएटिविटी है अगेन, ठीक है। जितने भी एफर्ट्स ब्रेन स्टॉर्मिंग में दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का रेलेवेंट कंक्लूजन और सोल्यूशन निकाल सकें। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दे दूं कोरोना का ही, ठीक है। कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो लाइक मान लो बहुत सारे साइंटिस्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे स्टूडेंट के एग्जांपल नहीं ले रही हूँ, बहुत सारे साइंटिस्ट जो असिस्टेंट साइंटिस्ट हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, वो सभी मिलकर ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। तो प्रॉब्लम हमको पता है बट सभी लोग अपने अपने तरीके से सोचकर अपने अपने प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम का सल्यूशन रखते जाए और उन सभी में एक दूसरे के प्रॉब्लम सुनने के बाद कोई ना कोई जो सल्यूशन होगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का वो बेस्ट हो सकता है ना। कैलकुलेट करके काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर बहस करके उसके एस्पेक्ट्स को निकाल कर, तो ये क्या होगा, प्रॉब्लम का एक पर्टिकुलर रेलेवेंट कंक्लूजन निकल कर मिलेगा, राइट। ताकि आप उस सजेशन को इम्प्लीमेंट करें और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। नाउ व्हाट इज प्रोजेक्ट मेथड? तो ये एक तरीके का एडवांस्ड मेथड होता है अगर हम ग्रुप डिस्कशन और ब्रेन स्टॉर्मिंग से कंपेयर करें। यहाँ पर अगर बात करें तो लर्निंग बाय डूइंग, मतलब जो भी कुछ पढ़ा है अब बारी है इम्प्लीमेंट करने की। अब लाइक मान लो कि आपने जैसे मैं कुकिंग का एग्जांपल ले लूँ, कुकिंग भी एक अच्छा खासा ब्रांच है। स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि खाना जो है टेस्टी भी होना चाहिए और हेल्दी भी होना चाहिए। आपने सीखे कुछ टिप्स, ठीक है, आपने टीचर से सीखे, आपने सिर्फ और सिर्फ लर्न किया है। नाउ इट इज़ द टाइम वेयर यू हैव टू परफॉर्म बाय योर सेल्फ। आप पहले खुद करके देखिए कि क्या मैं वैसा कुछ खाना बना सकती हूँ जिसमें कि हेल्दी भी हो वो और टेस्टी भी हो। सो दिस इज व्हाट प्रोजेक्ट मेथड। देन रोल प्लेइंग मेथड, यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो रियलिस्टिक सिचुएशन को खुद एक तरीके से रोल प्ले करते हैं, ठीक है। बहुत सारे रोल्स अलग अलग पर्सन्स को दे दिए जाते हैं, दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, ताकि वो एक्चुअल में अगर ऐसा हो वैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और उसके ट्रायल लेकर चलते हैं एंड एट दैट टाइम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दिस इज व्हाट रोल प्लेइंग मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इसका यूज हम करते हैं कम्युनिकेट एन आइडिया विद द एड ऑफ विजुअल्स, ठीक है। मतलब जो भी विजुअल एड्स होते हैं, फ्लिप चार्ट्स, पोस्टर्स, पावर पॉइंट, इन सभी का यूज़ करके आइडियाज़ को कम्युनिकेट करना, आइडियाज़ निकालना, इंट्रोड्यूस कराना। और ये प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग समवन हाउ टू मेक और डू समथिंग इन अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब एक के बाद एक के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मतलब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एल्गोरिदम फॉलो करते हुए करना। दिस इज व्हाट डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। नाउ व्हाट इज स्टिमुलेशन मेथड? डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्टिमुलेशन मेथड दोनों साथ में इन जनरल परफॉर्म किए जाते हैं, राइट। सो स्टिमुलेशन मेथड डेवलप करता है द एबिलिटी, एक तरीके की एबिलिटी डेवलप करता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, एक पर्सन में,
कि वो उस प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे, ऐसा बिहेवियर क्रिएट करना, राइट। इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं अ रोल प्लेइंग स्ट्रांगली इन विच द लर्नर परफॉर्म्स द रोल इन आर्टिफिशियली क्रिएटेड एनवायरनमेंट। मतलब कि जैसे डेमोन्स्ट्रेशन में क्या हो रहा था, आप इन सभी चीज़ों का यूज़ कर रहे थे स्टेप बाय स्टेप। स्टिमुलेशन में क्या है कि एक पर्सन जो है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, वो पर्सन उस, जैसे लाइक मान लो कि एक पर्सन है, ठीक है, उसको परफॉर्म करना है कि वो गरीब है नहीं, बट वो गरीब है, बट एक गरीब पर्सन कैसे अपने घर को चलाएगा, वो एक्स्ट्रा क्या काम कर सकता है, इस मोटिव को लेकर आर्टिफिशियली एक्ट करे कि वो एक पुअर पर्सन है, बट हाँ उसको अपनी फैमिली चलानी है, तो वो अपने हिसाब से क्या क्या टास्क कर सकता है। अब इस तरीके से परफॉर्म करने से क्या है, कुछ आइडियाज़ जनरेट होंगे, जो पुअर पर्सन है वो कैसे अपने घर को इफेक्टिवली चला सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। दिस इज़ व्हाट स्टिमुलेशन मैथड। मैथड्स ऑफ आइडियलिज्म क्या होता है, तो मतलब एक तरीके से कि हमने जो टीचिंग है वो कहाँ से आइडिया लिया, दिस इज व्हाट मेथड्स ऑफ आइडियलिज्म। तो देखो अगर हम बात करें टीचिंग मेथड कैसे कैसे निकल कर आए, कैसे बाय नेचर हमें टीचिंग मिली, वो सारी चीज़ें हैं। तो पहले की टीचिंग में कोई भी मेथड स्पेसिफाई नहीं किया जाता था कि हाँ हम ये ज़रिया यूज़ करते थे पढ़ाने का, या कैसे लोग पढ़ते थे, ये सारी चीज़ें नहीं बताई गई हैं। बस सिंपल है कि कोई कुछ बताता था तो जो सीखने वाले हैं वो बस डायरेक्टली सीख जाते थे, ठीक है। और ये जो तरीका था वो उपनिषदिक पीरियड जो था इंडिया भारत में, वहाँ से चलता आ रहा है, जिसको हम कह सकते हैं ये इनफॉर्मल तरीका था पढ़ाने का, कोई फॉर्मल नहीं था। लाइक मान लो कि कोई लड़का, उसकी माँ है, उन्होंने कोई जड़ी बूटी ली, उस जड़ी बूटी का सेवन किया अच्छे से, तो उनको पता चला कि अरे इस जड़ी बूटी को खाने से काफ़ी फाइबर है उसमें, तो उसकी माँ ने उस बच्चे को बताया, बच्चे ने बस सीख लिया वो इन्फॉर्मेशन, तो इनफॉर्मल वे हुआ। साथ ही फिर धीरे धीरे कुछ आइडियलिस्ट भी निकल कर आए, जिन्होंने कुछ वेल प्रिपेयर्ड और लेक्चर्स को प्रेजेंट किया। जैसे सोक्रेट्स की बात कर लें, सोक्रेट्स का कहना था, ये भी एक आइडियलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि क्वेश्चन मेथड अप्लाई किया जा सकता है, मतलब कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अपने आप से या दूसरों से, जितने आपको सोल्यूशन मिले आप उतना ज़्यादा लर्निंग कर सकते हैं। फिर प्लेटो सेकेंड एक आइडियलिस्ट थे, उन्होंने कहा कन्वर्सेशनल मेथड। कन्वर्सेशनल मेथड आप कह सकते हैं ग्रुप डिस्कशन, दो लोग, दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे से बातचीत करते करते किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करते करते पढ़ सकते हैं। देन एरिस्टोटल ने इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड को बताया। हेजल ने लॉजिकल मेथड बताया। पेस्टालॉजी ने सेल्फ एक्टिविटी मेथड, कि भाई खुद ही कुछ प्रैक्टिस करके अपने आप कुछ ना कुछ नया बनाते रहो। हर्बर्ट ने भी अगेन डिस्कशन मेथड को ही बताया। एंड फॉर्बल्स मेटाफोर ऑफ किंडरगार्टन, ठीक है, उन्होंने एक तरीके से मेटाफोर ऑफ किंडर मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन टाइप का एक मेथड बताया उन्होंने, राइट। अब जैसे मैंने आपको बताया इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, तो वही यहाँ पर जान लेते हैं। टीचिंग फीचर्स के अंदर इंडक्टिव रीजनिंग या फिर इंडक्टिव मेथड कहें तो वो होता क्या है। तो इंडक्टिव अप्रोच के अंदर ये होता है कि जो लर्नर्स हैं, ठीक है, जो पढ़ने आए हैं, डिटेक्टिंग, नोटिसिंग पैटर्न्स एंड वर्किंग आउट अ रूल फॉर देमसेल्व्स बिफोर दे प्रैक्टिस द लैंग्वेज, राइट। मतलब लाइक मान लो कि कोई दो तीन, जैसे मैं मैथ्स की बात कर लेती हूँ, ठीक है। मैथ्स में चलो नंबर सीरीज़ पढ़ा होगा सभी ने कि 1 होता है, देन 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, देन उसके बाद 7 है, 9 है, 11 है, तो नेक्स्ट नंबर विल बी व्हाट। तो मैंने नंबर्स को देखा, अच्छा इनके बीच में तो 2 का गैप है। फिर मैंने देखा, अच्छा इनके बीच में भी 2 का गैप है, इनके बीच में भी 2 का गैप है, और इनके बीच में भी 2 का गैप है। फर्दर अगेन ये 9 है, इनके बीच में भी 2 का गैप है, तो नेक्स्ट नंबर में भी 2 का गैप होगा, मतलब इट शुड बी 13। और ऐसे में कहूँ तो ये जो नंबर्स हैं वो ऑड नंबर का सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो मतलब कोई पैटर्न है मेरे सामने, तो उसमें वो पैटर्न क्या है, क्या रूल फॉलो हो रहा है, तो 2 का प्लस चल रहा है, या फिर ऑड नंबर्स का सीरीज़ चल रहा है, नेक्स्ट ऑड नंबर ही होगा, है ना। 11 का नेक्स्ट ऑड नंबर 13 होता है, राइट। तो ये क्या हुआ, लर्नर जो है वो डिटेक्ट करते हैं, नोटिस करते हैं कि क्या पर्टिकुलर रोल फॉलो हो रहा है, दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग। अब इसका स्टेप क्या होता है, कैसे हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया,
अब देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने लिखा इतने को, मुझे नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना था, ये 13 अभी इमेजिन करो नहीं लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, पहले तो प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करूँगी कि हाँ मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, मुझे मिल गया। अब इसके हिसाब से मैं डेटा को सर्च करूँगी, इन्फॉर्मेशन को सर्च करूँगी, उसके हिसाब से फिर मैं उस डेटा को ऑर्गेनाइज भी करूँगी। ठीक है, अब मैंने ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया, अच्छा यहाँ पे 2 का है, देन 2 का, देन 2 का, फ्रेमिंग करूँगी, अच्छा यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो नेक्स्ट विल बी द डिफरेंस ऑफ 2 अगेन, राइट। आई हैव टू ऐड 2 on 11, then only I will get the next number in the series, right। और अगर रिक्वायरमेंट हुई तो मैं एलिमिनेट भी कर सकती हूँ, और फिर जब मैं ये बना लूँ उसके बाद वेरीफाई भी कर सकती हूँ कि क्या ये सही चल रहा है, राइट। नाउ टीचिंग फीचर्स में माइक्रो टीचिंग क्या होती है उसको जानते हैं एक बार। तो अ टीचिंग टेक्निक स्पेशली यूज्ड इन टीचर्स प्री सर्विस एजुकेशन to train them systematically by allowing them to experiment main teacher behavior। माइक्रो टीचिंग जैसे मैंने फ्री में भी बताया हुआ है कि इसमें होता क्या है कि ये एक तरीके का टीचिंग टेक्निक है, और ये हम तब यूज़ करते हैं जब कोई टीचर, जिसने एक पर्सन है जिसने अपना प्रोफेशन सेलेक्ट कर लिया है कि मुझे तो टीचर ही बनना है, राइट, और उसने टीचिंग के पर्सपेक्टिव में पढ़ाई भी की, बट जब वो अपने लर्नर से इंटरेक्ट करे, एज अ टीचर ज्वाइन करे, उससे पहले उनका एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, और उस ट्रेनिंग पीरियड में टीचर को जो ट्रेनिंग दी जाती है, दिस इज व्हाट माइक्रो टीचिंग, राइट। एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कई सारे कि एक मेन टीचर कैसे बिहेव करता है। अब जो टीचर कैंडिडेट है जो कि टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन कर चुका है और माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत अभी परफॉर्म कर रहा है, वहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, कई सारे टीचिंग स्किल्स को लर्न करता है स्मॉल पार्ट्स में। मतलब अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो तो आप कैसे एक्ट करेंगे, वो हो गया आपका स्मॉल सिचुएशंस को ब्रेक करके टीचिंग स्किल्स को सीखना। अगर क्लास में लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, उसमें ज़्यादा वीक स्टूडेंट है, एट दैट टाइम हाउ यू हैव टू हैंडल द सिचुएशन, ऑल दोज थिंग्स। और वहाँ पर अगर क्राउडेड क्लास, वही मैंने आपको बताया कि सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो आपको वहाँ पर कैसे डट कर सामना करना है विदाउट एनकाउंटरिंग, राइट। तो इसका मेन जो एम होता है माइक्रो टीचिंग का वो यही होता है, टू प्रिपेयर टीचर कैंडिडेट्स टू द रियल क्लासरूम सेटिंग। मतलब टीचर को क्लासरूम का एक फील दिया जाता है रियल क्लासरूम का, बट एक्चुअली वो अपने लर्नर्स को नहीं, अपने कह सकते हैं जो क्लासमेट्स हैं, जो उनके साथ उनके जो कलीग्स हैं, उन्हीं के साथ उनको परफॉर्म करना होता है। एक तरीके से उनकी प्रैक्टिस होती है, ट्रेनिंग होती है। तो इसमें जो स्टेप्स होते हैं माइक्रो टीचिंग के, वो क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो माइक्रो टीचिंग में होता क्या है, पहले प्लान किया जाता है। पहले जो टीचर कैंडिडेट है उसको कहा जाता है प्लान करो कि आप क्या पढ़ाने वाले हो। मैंने बताया था प्री एक्टिव, देन आपका इंटरएक्टिव, देन पोस्ट एक्टिव, राइट। तो वही सेम चीज़ है, पहले प्लान करता है टीचर मैं ये पढ़ाऊँगा, देन वो पढ़ाता है, टीच करता है, और जो आपका पोस्ट एक्टिव होता है वो फीडबैक पे ही होता है, फीडबैक लेता है, ठीक है। लाइक मान लो ये टीचर है, मतलब कैंडिडेट टीचर जो अभी माइक्रो टीचिंग परफॉर्म कर रहा है, और ये है, इसको एक इमेजिनरी क्लासरूम दी जाती है जहाँ पर स्टूडेंट्स बना के बैठे जाते हैं, ठीक है। अब इसने प्लान कर लिया कि मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड ही पढ़ाना है, राइट। इसने टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई एक टॉपिक लिया और उसने पढ़ाया। जब प्लान किया तो वो हो गया आपका, ये फर्स्ट टीच करने लग गया इन सभी को। जब इसने टीच किया, टीच करने के बाद इन सभी से इसने क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए, ठीक है, कि चलो मैंने ये पढ़ाया तो तुम इसका आंसर दो। अब इसने अगर आंसर ठीक से नहीं दिया, 3-4 स्टूडेंट ने आंसर नहीं ठीक से दिया, तो दोबारा से वो रीप्लान करता है यही टीचर, कि लगता है इनको मेरा ये तरीका पढ़ाने का समझ में नहीं आया, आई हैव टू एक्सप्लेन दैट टॉपिक इन अनदर वे, मोर इंटरेक्टिव वे। फिर से प्लान किया, फिर से टीच किया, और फिर से पलट कर पूछा। अगर स्टूडेंट्स ने सही आंसर, सभी ने अच्छा परफॉर्म किया, देन ओके। अदरवाइज फिर से ये प्रॉब्लम आई तो फिर से वो रीप्लान करेगा, राइट, रीटीच करेगा, एंड देन री फीडबैक लेगा। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि ये कंप्लीट ना हो सही तरीके से। व्हाट इज मैक्रो टीचिंग? माइक्रो टीचिंग तो पढ़ ली, बट मैक्रो टीचिंग क्या होता है वो जानते हैं। तो मैक्रो टीचिंग तब होता है जब एक टीचर प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन पूरे के पूरे क्लासरूम को एक ही समय में
फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। ये जनरली आपका 10 मिनट्स का होता है। जैसे लाइक मान लो कि एक टीचर ने कहा, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज नंबर, राइट। तो यहाँ पर ये रहा टीचर ने कहा पूरे के पूरे 50 स्टूडेंट्स हैं क्लासरूम में, ठीक है। इनको कहा कि आपको 10 मिनट्स तक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को याद करना है और बाकायदा समझना है, राइट। मैक्रो टीचिंग इज ऑफन डन इन लेक्चर फॉर्मेट, ये लेक्चर के फॉर्मेट में ही होता है। एंड मे बी यूज टू इंट्रोड्यूस न्यू कंसेप्ट, जैसे कि कुछ नया ऐड करना कंसेप्ट में, कोई नए स्किल को प्रैक्टिस करना, राइट। अब कोई पोयम है, पोयम सभी लोग एक साथ याद करें, एक साथ फिर उसको गाए, राइट। अनदर कंपोनेंट जो है माइक्रो टीचिंग का, वो तब होता है जब एक टीचर किसी भी नए लेसन को प्लान कर रहे हो, राइट। मैक्रो लेसन प्लानिंग के अंदर क्या होता है, मैपिंग किया जाता है out the bare bones of the entire school year with regard to what materials such as long division और spelling concepts। तो ये सारे के सारे पूरे के पूरे स्कूल प्लानिंग के हिसाब से होता है। मतलब कि मुझे पूरे के पूरे ईयर में क्या सिलेबस कब कंप्लीट करना है, कौन सा टॉपिक किस दिन पढ़ाना है, कितने देर में कंप्लीट करना, ऑल दोज थिंग्स कम्स अंडर मैक्रो टीचिंग। मैक्रो इसलिए कहा गया क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये प्लान किया जाता है, पूरा का पूरा स्कूल एक प्लान कर रहा है, राइट। व्हाट इज कोऑपरेटिव टीचिंग, और इसको हम को टीचिंग भी कहते हैं। तो कोऑपरेटिव टीचिंग का मतलब होता है कि जब किसी क्लासरूम में दो टीचर, ठीक है, एक दूसरे के साथ एक क्लासरूम को हैंडल कर रहे हैं, दैट इज कोऑपरेटिव, दे आर कोऑर्डिनेटिंग टू ईच अदर। यहाँ पर एक टीचर जो है किसी एक स्पेशल एजुकेटर के साथ कोऑपरेट कर रहा होता है। लाइक मान लो कि ये टीचर जो है वो असिस्टेंट है, एक असिस्टेंट टीचर है जिसने न्यू ज्वाइन किया, और एक जो है एक्सपीरियंस टीचर है, और उस एक्सपीरियंस टीचर से वो उस क्लासरूम में एक तरीके से एक्सपीरियंस ले रहा है कि अगर मैं इस तरीके के क्लासरूम में पढ़ाऊँ तो कैसे कैसे मुझे हैंडल करना होगा। जो एक्सपीरियंस है वो स्पेशल एजुकेटर हो गया, और जो न्यू टीचर है, असिस्टेंट है, असिस्टेंट टीचर नॉट असिस्टेंट, वो उसको कोलैबोरेट कर रहा है। यहाँ पर टू टीचर एक दूसरे के साथ मिलकर एक पूरे के पूरे क्लासरूम को हैंडल करते हैं, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज को टीचिंग। यहाँ पर टोटल 6 टाइप के टीचिंग होते हैं, ठीक है। तो इसको भी 1 by 1 हम नेक्स्ट लेसन में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।